नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर तियानजिन में आज चीन के राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में जनरक्षक परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। इजरायल ने यमन के सना में की एयर स्ट्राइक। हमले में हुती विद्रोहियों के प्रधानमंत्री अहमद अल राहावी समेत कई मंत्रियों की मौत। और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। प्रतियोगिता में दूसरी बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी। और सभी प्रमुख खबरें अब विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। दुनिया के साथ पूरे एशिया की नजरें इस अहम बहुपक्षीय मंच और भारत की सक्रिय भूमिका पर टिकी हुई है। सम्मेलन से इतर पीएम मोदी तियानजिन में आज चीन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्यालाइंग के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी इस महत्वपूर्ण यूरेशियाई संगठन में भारत की भूमिका को एक नए मुकाम पर ले जाती है। भारत 2017 से इस संगठन का पूर्ण सदस्य है और इससे पहले संगठन के शिखर परिषद की अध्यक्षता भी कर चुका है। ये सम्मेलन क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारियां और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को आगे बढ़ाने का मंच प्रदान करेगा, जो इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में वे क्षेत्रीय स्थिरता, सीमा सुरक्षा और व्यापारिक संपर्क के साथ बहुपक्षीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तियानजिन से मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कई अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। सदस्य देश क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और ऊर्जा के नए आयामों पर चर्चा करेंगे। भारत अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखेगा, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी को मजबूत करने और व्यापार तथा कनेक्टिविटी से जुड़े अवसरों को आगे बढ़ाना शामिल होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस सम्मेलन में ऐसे ठोस निर्णय निकलेंगे कि आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा को प्रभावित करेंगे। ये दौरा भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई कई कूटनीतिक बैठकों के बाद हो रहा है, जिनमें पिछले साल कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात और हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी का तियानजिन पहुंचना एशियाई महादेश में भारत की सक्रिय कूटनीति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा हालिया भू राजनीतिक माहौल में बहुपक्षीय जुड़ाव, द्विपक्षीय स्थिरता और विकास को रणनीतिक रूप से संतुलित करने का प्रयास है। जेसिका तनेजा, डीडी न्यूज, तियानजिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फोन पर उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को उनके फोन कॉल के लिए धन्यवाद। हमने चल रहे संघर्ष, उसके मानवीय पहलू और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत इस दिशा में सभी प्रयासों को पूर्ण समर्थन देता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। कल रात अहमदाबाद पहुंचने पर अमित शाह गणेश महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने उनका अभिनंदन किया। आज गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद और गांधीनगर में विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो आज सुबह अहमदाबाद के ओगणज गांव के गोता वार्ड में नवनिर्मित अर्बन स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद के चांदलोडिया के वंदे मातरम अर्बन स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री टोरेंट ग्रुप UNM फाउंडेशन द्वारा पुनर्विकसित सरदार बाग का लोकार्पण भी करने वाले हैं। दोपहर बाद वो गांधीनगर के रामकथा मैदान में डायल 112 के अंतर्गत शुरू की जा रही जनरक्षक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में कुछ स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। असम राइफल्स के जवानों ने मिजोरम के चम्फई के सेंकुफई में बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को एक तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटकों तथा अन्य सामग्री बरामद की गई। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा टल गया। आरोपी और बरामद सामग्री को जांच के लिए मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। हिमाचल में धीरे धीरे बारिश का दौर अब थम रहा है और इसके साथ ही बिखरे हुए आम जनजीवन को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को सबसे बुरी तरह प्रभावित चंबा का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। राज्य के अन्य मंत्री और अधिकारी भी प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे हैं। प्रभावितों से मुलाकात कर ढांढस बंधाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। जगह जगह टूट गई सड़कों को दोबारा बहाल करने की कवायद तेज कर दी गई है। हालांकि प्रकृति के प्रकोप से जो नुकसान हुआ है उससे उबरना अभी भी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। राज्य में इस प्राकृतिक आपदा की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 15 दिनों में ही प्रदेश भर में 3 नेशनल हाईवे समेत 557 सड़कें अवरुद्ध हैं या टूट चुकी हैं। 950 से ज़्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर ध्वस्त हो चुके हैं। 250 से अधिक पेयजल की पाइपलाइन नष्ट हो गई है। इसके अलावा मोबाइल और टेलीफोन नेटवर्क भी बुरी तरह प्रभावित है। और इसी बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि मंडी के पास अवरुद्ध हुआ मनाली चंडीगढ़ हाईवे अब शुरू हो गया है। घंटों की मशक्कत के बाद मनाली चंडीगढ़ हाईवे को हल्के वाहनों के लिए बहाल किया गया है। पिछले 5 दिनों से लाहौल स्पीति को मनाली से जोड़ने वाला हाईवे जगह जगह से टूट गया था और अवरुद्ध हो चुका था। अब BRO ने लगातार 72 घंटे दिन रात काम कर इस मार्ग को हल्के वाहनों के लिए दोबारा बहाल कर दिया है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज सुबह चीन पहुंच गए। वैश्विक उथल-पुथल के दौर में SCO बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने के बाद के हालात से लोग जूझ रहे हैं। वहीं मैदानी इलाके नदियों के उफान और बांधों से छोड़े जा रहे पानी से जलमग्न है। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। ब्यास नदी पर बने पोंग बांध से पिछले दिनों पानी छोड़ा गया। सतर्कता बरतते हुए कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर सब डिवीजन के 80 से अधिक गांवों को खाली करना पड़ा। ग्रामीणों को अस्थायी कैंप में रखा गया है।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी टैरिफ पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा और नए व्यापारिक साझेदारों की ओर देखेगा। सरकार ने यह भी दोहराया कि रूस से तेल की खरीद पूरी तरह से वैध है और इस कदम ने वैश्विक तेल बाजार को स्थिर करने में भी मदद की है। अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में आगे नहीं झुकेगा और नए बाजारों की ओर रुख करेगा। कोई हमारे साथ अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहे तो उसके लिए तो हम सदैव तैयार हैं, पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, मुझे लगता है भारत का 140 करोड़ देशवासियों का जो आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम ना तो कभी झुकेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और निर्यात बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ, मॉरिशस, ओमान, यूएई, पेरू और चिली के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी बातचीत जारी है। आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद वैध रही है और सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत है। रूस से कच्चे तेल की खरीद को जारी रखकर भारत ने तेल की कीमतों को $200 प्रति बैरल से ऊपर बढ़ने से रोका। तब अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन ने कहा था कि अमेरिका भारत के तेल खरीद से खुश है। पूर्व राजदूत एरिक गार्सेटी ने स्वीकार किया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि को रोका। यूक्रेन के लिए पूर्व अमेरिकी राजदूत जेफरी पायट ने भारत को एक महत्वपूर्ण स्थिरीकरण करने वाला देश बताया। भारतीय रिफाइनरी अमेरिकी डॉलर का उपयोग करके रूस के तेल का व्यापार नहीं करती। खरीदारी तीसरे देश में स्थित व्यापारियों के माध्यम से की जाती है और लेन देन वैकल्पिक मुद्राओं जैसे एईडी में निपटाए जाते हैं, न कि अमेरिकी डॉलर में। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी देशों ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। रूसी तेल पर कभी भी यूएस, ईयू या फिर G7 द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया, जबकि ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीद पर प्रतिबंध लगाए गए। रूसी तेल को G7 या ईयू मूल्य सीमा तंत्र के तहत रखा गया था, जिसका उद्देश्य युद्ध से मुनाफा को रोकना था, जबकि वैश्विक आपूर्ति की निरंतरता को सुनिश्चित करना था। भारत में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए लगभग 70% परिष्कृत ईंधन रहता है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंद नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। Whatever negative impact we may see in the external sector because of the ongoing uncertainties with respect to the US tariff, it may well be offset by strong rural demand, agricultural production contribution, and also contribution coming to domestic demand growth and domestic private consumption because of the direct tax relief given in the budget in February and the indirect tax relief that may be coming up very soon. भारत की स्थिति स्पष्ट है। उसने जिम्मेदारी से काम किया है और बाजार को स्थिर रखा है। भारत बाहरी दबावों के मुकाबले राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया भर में आर्थिक उथल-पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था कुलांचे भर रही है। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का जीडीपी ग्रोथ कई विकसित देशों से आगे रहा है। आंकड़े एक बार फिर उत्साहित करने वाले हैं। अप्रैल से जून के दौरान भारत की जीडीपी 7.8% की रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था। 7.8% जीडीपी के साथ अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन। दुनिया में तीसरे पायदान के लिए दावेदारी। तमाम वैश्विक दबाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन शानदार रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो रहा है। इस बात को अप्रैल से जून तिमाही के जीडीपी ग्रोथ चार्ट ने और भी पुख्ता कर दिया है। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का जीडीपी ग्रोथ कई विकसित देशों से आगे रहा है। अप्रैल से जून के दौरान भारत की जीडीपी 7.8% रही।
वहीं अगर बाकी दुनिया की बात की जाए तो चीन की 5.2%, इंडोनेशिया की 5.1%, यूएस की 2.1%, जापान और यूके की 1.2%, फ्रांस की 0.7%, मैक्सिको 0% और सबसे निचले स्तर पर जर्मनी रहा, जिसकी जीडीपी ग्रोथ -0.2% दर्ज हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए लिखा, 7.8% जीडीपी वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुधार संचालित शासन का प्रमाण। वहीं पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश के तेजी से बढ़ रहे जीडीपी की सराहना करते हुए कहा कि जीडीपी जल्द विश्व के तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। तो वहीं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरण ने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और घरेलू मांग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है 2014 में $2 ट्रिलियन की थी। आने वाले समय में हम 11वें स्थान पे थे विश्व भर में, हम फिर 5वें स्थान पे पहुंचे, आज चौथे स्थान पर हैं। पर कुछ ही समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी विश्व भर में तीसरे स्थान पे आएगी। The key factors that drove the performance of the economy was actually the robust strength in manufacturing and also services sector activity. Government consumption, which was negative in the last year first quarter, I think therefore that also benefited from a very favorable base effect. So these three factors, apart from the fact that the deflator was on the lower side, the inflation coming out of the GDP deflator was on the lower side. अर्थव्यवस्था की दौड़ ने भारतीय उद्योग जगत में जोश भर दिया है। उद्योग जगत का मानना है कि देश का मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। इसी की वजह से जीडीपी में ये उछाल आया है। 7.8% growth report shows the strength of the Indian economy. The structural reforms which the government has done over the past many years have shown results in both rural and urban market both. This resilience is powered by good monsoon-led rural demand, income tax reliefs, easing food inflation and robust expansion in manufacturing and services. जो गवर्नमेंट केपेक्स है, गवर्नमेंट केपेक्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूड बेसिस पे हो रही है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में भी हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रही है। तो ये काफ़ी मिश्रण है इन सब डेवलपमेंट्स का, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि एक बहुत मजबूती से जो है देश आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी में। बदलते वैश्विक समीकरण और दुनिया में मंदी की आहट ने बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है। इन सबके बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहतरीन प्रदर्शन बयां कर रहा है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत तेजी से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इजराइल के हवाई हमले में हुती प्रधानमंत्री अहमद अल राहावी की मौत हो गई है। हुती सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने इसकी पुष्टि कर दी है। इजरायली एयर स्ट्राइक में अहमद अल राहावी के साथ साथ उनकी सरकार के कई अन्य मंत्री भी मारे गए हैं। हमले में कई अन्य लोगों के घायल होने की भी सूचना है। इस एयर स्ट्राइक पर इजराइल का कहना है कि इस हमले में ईरान से जुड़े समूह के चीफ ऑफ स्टाफ, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाया गया था। अहमद अल राहावी लगभग 1 साल पहले ही हुती नियंत्रित सरकार के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन सरकार के वास्तविक नेता उनके डिप्टी मोहम्मद मुफ्ताह थे, जिन्हें शनिवार को प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया था। भारी बारिश के चलते पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ का कहर जारी है। पाकिस्तान के पंजाब स्थित प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक क्षति रिपोर्ट जारी कर कहा है कि रावी, सतलुज और चिनाब नदियों में आई भीषण बाढ़ के कारण
15 लाख लोग और 2308 गांव प्रभावित हुए हैं। पीडीएमए ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सतलुज, रावी और चिनाब नदियों में ये स्थिति आने वाले समय में ऐसी ही बनी रहेगी। वहीं पूर्वी पाकिस्तान में बाढ़ का पानी लाहौर के बाहरी इलाकों में पहुंच गया। इसके चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं। इलाकों में घरों और अन्य बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस मॉनसून सीजन में अब तक पाकिस्तान में 820 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय खेल महोत्सव के अंतिम दिन आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में संडेज ऑन साइकिल में हिस्सा लिया। खेल मंत्री के साथ संडेज ऑन साइकिल के इस अंक में ध्यानचंद पुरस्कार विजेता और पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे सहित राष्ट्रीय खेल महासंघों से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर लाखों लोगों ने 1 घंटा खेल के लिए समर्पित किया, जो देश में बढ़ती खेल संस्कृति का प्रतीक है। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार बैडमिंटन जोड़ी ने BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के रोमांचक सेमीफाइनल मैच में सात्विक और चिराग की जोड़ी को चीन के चेन बो यांग और लियू यी की जोड़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ ही सात्विक और चिराग की जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप में 2 बार पदक जीतने वाली पहली जोड़ी बन गई है। इस जोड़ी ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता पाई थी। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। मन की बात है जन जन की।